गौड़ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो ये कि बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं और वो मकर राशि में जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि बृहस्पति मकर की राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में शनि देवता के साथ बैठेंगे, गोचर में शनि भी उसी राशि में है। तो ऐसा मेरी समझ कहती है कि सेपरेट असर नहीं पढ़ा जा सकता, हमको गुरुदेव का प्रभाव शनि देव के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। इसीलिए मैं इन दोनों को मिलाकर के ही आपको गुरु का गोचर का प्रभाव पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर ये गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं गोचर में, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये मान लेना कि नीच भंग राजयोग का अर्थ ये है कि एक बार ये हो गया तो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं, ऐसा मेरा मत नहीं है। जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित सुखों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होती है, पर वो जिन घरों का स्वामी है अगर वहाँ की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो कोई विशेष प्रभाव नहीं आता। ये मेरा विचार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही फाइनल आंसर होना चाहिए, लेकिन अपना विचार रखने की स्वतंत्रता लेनी चाहिए। तो मेष से लेकर कन्या तक तो हम पिछले एपिसोड में बता ही चुके हैं। जो नहीं देख पाए हों उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो से देख लें। अब तुला से शुरू करते हैं। तुला लगन के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चौथे घर में ये योग बनेगा। गुरु का नीच भंग राजयोग, शनि का शशक महायोग, ये दोनों बन रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ गुरु को देखें तो वो तीसरे घर और छठे घर के स्वामी हैं। दोनों ही स्थितियों में वो शुभ ग्रह नहीं है। अब जब वो शुभ ग्रह नहीं है, बेशक नीच भंग हुआ तो भी बहुत अधिक शुभता नहीं आएगी। चौथे घर को तो लाभ होगा, सुख बढ़ेंगे, माँ को लाभ होगा, मकान का, वाहन का सुख बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शत्रु पक्ष अपना काम जरूर करेगा, आपके प्रयास देर से रिजल्ट दें इसकी पूरी गुंजाइशें रहेंगी, या आपको अपने प्रयासों के उतने रिजल्ट ही ना मिले जितने आपने प्रयास किया। तो तुला लगन के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दृष्टि, एक दृष्टि पांचवी दृष्टि जो है वो पड़ रही है 8वें घर पे, मृत्यु का घर। एक दृष्टि 7वीं पड़ेगी दशम भाव पर और एक पड़ेगी 12वें भाव पर। तो जो 12वें भाव पे दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि है, वहां खर्चे बढ़ रहे हैं। एक उच्च दृष्टि दशम भाव पर आई, तो ले देकर एक उच्च दृष्टि का लाभ तुला लगन वालों को होता हो दिख रहा है। जीवन स्तर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा सा मौका मिल सकता है, थोड़ी गुंजाइशें देखने में आ सकती हैं। तो एक यहाँ पे अचानक से कुछ लाभ जीवन स्तर के इम्प्रूवमेंट को, प्रमोशन को, कोई रुका हुआ काम था जो सरकार से संबंधित था आपका हो जाए, जिससे आपका रुतबा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। तो जो फायदे हैं वो चौथे घर को आएंगे और 10वें घर को आएंगे। बस माँ का फायदा, यानी माता जी का स्वास्थ्य, माता जी की सेहत ठीक रहेगी, उनके साथ तालमेल ठीक रहेंगे, अपना मकान, अपना वाहन की स्थितियां ठीक रहेंगी, हायर एजुकेशन की भी स्थितियां ठीक रहेंगी। इस दौरान अगर आप कुछ व्हीकल लेना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट शुभ होगा। कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा तो बिल्कुल ठीक है। नया प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, पर खर्चे बढ़ेंगे, पैसा ब्लॉक होगा, और कुछ पैसा ऐसा भी ब्लॉक होगा जिसकी रिकवरी नहीं होगी। तो थोड़ी सावधानियों की जरूरत है। अति उत्साह में बहुत बड़े बड़े फैसले मत लेना, बहुत सोच समझ के सलाह मशवरा करके अगर आप चलेंगे तो आप लाभ ले सकेंगे, अन्यथा आपके खर्चे बढ़े और पैसा ब्लॉक हुआ। ठीक है, तो ये स्थितियां हो गई तुला लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। अब वृश्चिक लगन के लिए तीसरे घर में बैठते हैं। 2 घरों का स्वामी बढ़ेगा यहाँ पर, और सेकंड भाव जो ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और 5वां भाव जो शुभ भाव है। तो वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति शुभ ग्रह है। तीसरा घर हमारे प्रयास, हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिश, छोटे भाई बहनों से तालमेल, हमारा अपना बाहुबल, हमारा पराक्रम, यानी हम कितनी मेहनत करके क्या हासिल कर सकते हैं। इस लिहाज से स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आपको मेहनत का भी मौका मिलेगा और मेहनत का फल भी मिलेगा, दोनों बातें होंगी एक साथ। मेहनत का फायदा भी और मेहनत का फल भी। भाइयों के साथ तालमेल ठीक होंगे,
प्रयास अच्छे होंगे, उन प्रयासों के रिजल्ट आएंगे, भाग्य का सहारा मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। वैवाहिक जीवन की स्थितियों में भी कुछ सुधार और प्यार देखने को मिलेगा, वो अच्छी स्थितियां हैं। जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग भी सुंदर है, आमदनी इंप्रूव होगी। तो लगभग किसी तरह का कोई भी नुकसान वृश्चिक लग्न वालों को नहीं है। उनका प्लेसमेंट के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से और जिन घरों का वो 2 घरों का मालिक है उस हिसाब से सब कुछ अच्छा है। तो संतान, आपका ज्ञान, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां, आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने की सामर्थ्य, ये सभी चीजें आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। कहीं कोई नुकसान नहीं। पैतृक संपदा का सुख, परिवार के अन्य जनों से आपको आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहेगा। कहीं कुछ भी खराब नहीं है। वृश्चिक के लिए स्थितियां बड़ी सुखद रहने वाली हैं। धनु लग्न की बात करते हैं। अब धनु लग्न की स्थिति क्या है कि केंद्र अधिपति दोष बनेगा, जिससे सेंट्रल इफेक्ट भी मैं कहता हूं। एक ही जन्म कुंडली में 2 केंद्रों का अगर कोई ग्रह स्वामी हो, ऐसा सिर्फ मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन में ही संभव है, जहां एक ही ग्रह 2 केंद्रों का स्वामी बनता है। तो ऐसी सूरत में वो ग्रह ना तो शुभ रहता है ना अशुभ। यहां पर गुरु और बुधि केवल ऐसे 2 ग्रह होंगे जो इस स्थिति में आएंगे। तो धनु लगन के लिए बुध ना शुभ है ना अशुभ, एक न्यूट्रल इफेक्ट रखने वाला है। फिर भी लग्न का स्वामी है और नीचभंग राजयोग बनाकर दूसरे भाव में बैठेगा, तो ये स्थिति अच्छी है। सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, पेरेंटल इफेक्ट के हिसाब से, बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी दया कृपा के हिसाब से अच्छा है। शत्रुओं पर अपनी समझ बूझ से विजय प्राप्त करना, कुछ ऐसे अच्छे सामंजस्य के साथ कर्ज लेना कि भविष्य में आपके लिए उसके रिजल्ट्स अच्छे आए। यानी कर्जा भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है जिसमें ग्रोथ होती है, और कभी कभी ऐसा कर्जा होता है जिसमें आदमी डूब जाता है। यानी अगर आपकी प्लानिंग अच्छी थी तो कर्जा बुरा नहीं है, प्लानिंग ही खराब है तो आपका कर्जा भी खराब है। तो उम्मीद यह है कि आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी। आप किसी चीज के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते हैं तो आप उसे समय पर उतार सकोगे। भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी होगी, मेहनत भी लगेगी, लेकिन इन सब चीजों के आपको लाभ होता हो साफ साफ दिखाई देगा। भविष्य में पूंजी बढ़ती हुई, स्टेटस, रुतबा, शान आपकी बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई देगी। किसी तरह का यहाँ नुकसान होता हुआ नहीं मालूम देता है। तो स्थितियां ठीक हैं। अब सुखों के घर, यानी जो चौथा घर है हमारा, उसका स्वामी भी है, लगन का भी है, तो सेहत को लेकर के भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने में आएंगे और सुखों के घर को लेकर के भी इंप्रूवमेंट देखने आएंगे। तो स्थितियां ऑन दी होल ठीक हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है पर खराब नहीं है। तो धनु के लिए भी स्थितियां अच्छी हैं। अब बात करते हैं मकर लगन की। अच्छा, मकर लगन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि लगन में ही ये सारा योग बनेगा। मैं कम से कम ऐसे 2 लोगों की कुंडली जानता हूं जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, अपनी फील्ड में टॉप पोस्ट पे हैं, उससे ऊपर उनका प्रमोशन संभव नहीं है। एक IAS ऑफिसर हैं और एक इंजीनियर साहब हैं, जिनकी कुंडली में यही योग है। यानी शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं और गुरु नीचभंग राजयोग बना करके बैठे हैं। तो बहुत ही उम्दा योग है, बहुत फायदे का है। मकर वालों के लिए इसके क्या कहने। नुकसान बृहस्पति वालों को यह है कि एक 12वें घर का और एक तीसरे घर का स्वामी है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा, नीचभंग होता है तो उस हाउस के लिए बड़ा अच्छा होता है जिस हाउस में होता है, और जिस हाउस के वो कंट्रोलर हैं उनके लिए स्थितियों में बहुत फर्क नहीं आता। तो खर्चे ज्यादा रहेंगे, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, मेहनत भी बहुत लगेगी, पर उस मेहनत का वाजिब फल प्राप्त होगा। वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा सा तनाव देखने में आएगा। अगर आप लगन को बहुत बढ़िया कर दो, बहुत अच्छा बना दो, तो उसका नुकसान 7वें घर पे जरूर होता है। तो ठीक है, शादीशुदा जिंदगी को थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, लेकिन सेहत, व्यक्तित्व, पोजीशन, रुतबा, समाज में आपकी शान, किसी भी काम को करके दिखाने का आपका कमिटमेंट, किसी भी चीज के लिए जो एनालिसिस पावर है वो बहुत फास्ट होती है ऐसे लोगों की। तो तेज तर्रार, अक्लमंद, शांत और मधुर, और इतने तेज कि किसी भी चीज का असेसमेंट सेकंडों में करते हैं, तो अच्छी कुंडली हो जाती है। अगर एक चीज और ध्यान देंगे कि राहु का जो गोचर चल रहा है वो इनकी कुंडली में 5वें घर में है, वहां भी वो मित्र राशि में या अपनी उच्च राशि में। तो अगर हम गोचर में राहु को भी 1 मिनट के लिए इंक्लूड कर लें तो स्थिति क्या बनती है कि सोच समझ प्लानिंग आपकी अच्छी, बहुत दूर तक आप सोच पा रहे हो, आपकी प्लानिंग वहां भी ठीक है। लगन पर भी आपकी मित्र दृष्टि बढ़ रही है,
तो स्थितियां और अधिक शुभ हो जाती हैं। चलिए अभी राहु को छोड़ देते हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि संतान के घर पर सोच समझ, व्यक्तित्व, प्लानिंग, डाइजेशन, पढ़ाई लिखाई। जिनकी उम्र कम है उनके लिए तो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए पढ़ाई लिखाई वाला मामला छोड़ देते हैं। लेकिन उनके अपने बच्चों की कामयाबी के हिसाब से समय बहुत अच्छा देखने में आ सकता है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। वैवाहिक जिंदगी पर मैंने आपको नुक्ता बताया कि जब लग्न बहुत मजबूत होगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वैवाहिक जीवन पे जरूर आता है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और आपसी तालमेल में कुछ कमियां यानी दोनों के ओपिनियन डिफरेंस सब बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। भाग्य का जो घर है 9वां घर, वहां पर भी बृहस्पति की पूरी दृष्टि आएगी। शत्रु दृष्टि है, लेकिन उसके बाद भी भाग्य भी इंप्रूव होगा, मौके मिलेंगे, लाभ होगा। तो एक तरह से गुरु ने तीनों को पकड़ लिया, लग्न को, 5वें को और 9वें को, यानी 1 5 9 तीनों के तीनों त्रिकोण। तो मेरे हिसाब से मकर वालों के लिए ये स्थिति, ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है, बड़ा आनंद देने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। अब कुंभ लग्न वालों की स्थिति यह है कि इनके केस में बृहस्पति दूसरे और 11वें घर का स्वामी है। और कमाल की बात यह, बृहस्पति ऐसा शुभ ग्रह भी कुंभ वालों के लिए मार्केश होता है। आमतौर पर क्या इमेज है कि बृहस्पति तो अमृत है, जिसको देखेगा उसको जीवन देता है, घर बढ़ाता है, सब कुछ फायदा देता है। थोड़ा सा ये स्थितियां मामूली सी गड़बड़ हो जाती हैं कुंभ लग्न में। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं। मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कुंभ लग्न के जिन्होंने बड़ी ग्रोथ की है और बृहस्पति की दशाओं में उन्हें बड़ा फायदा हुआ। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कहीं ना कहीं बृहस्पति उनके लिए मार्केश बनता है, 2nd हाउस का स्वामी बनता है। अब यहाँ स्थिति क्या है कि दूसरे घर का स्वामी होकर के 12वें घर में बैठ गया और आमदनी का स्वामी होकर अपने से अगले या 12वें घर में बैठा, तो आमदनी भी प्रभावित होगी, यानी नेगेटिव साइड, पैतृक संपदा, परिवार से तालमेल की स्थितियां, ये सब प्रभावित होंगे। 12वें घर में अब नीचभंग राजयोग बना तो ये खर्चे जेन्युइन होंगे। हो सकता है बच्चों की शादी, हो सकता है कुछ ऐसे जरूरी काम जो आपको करने थे इसीलिए पैसा इकट्ठा किया। तो इस दौरान आपको बच्चों के विवाह या ऐसे एसेंशियल खर्चे करने का मौका मिलेगा जिनके लिए आप पहले से ही माइंडसेट तैयार था आपका, आप प्रिपेयर्ड थे। तो इस तैयारी के कारण आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर इसका एक फायदा यह है कि शत्रुओं पर भी इसकी एक दृष्टि पड़ती है। अब शत्रु के घर, 6ठे घर पर दृष्टि, अपनी उच्च दृष्टि डाल के गुरु क्या करें, सबसे तालमेल करने की कोशिश करेंगे, किसी के साथ बिगड़ने नहीं देंगे। आमतौर पर कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक और प्लस पॉइंट है। सुख बढ़ेंगे, मकान वाहन ऐसी चीजें खरीदने का योग बनेगा, कहीं विदेश जाने का, घूमने जाने का भी मौका मिल सकता है। अब एक दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे। अब 8वें घर से भी हम यात्राओं की चर्चा करते हैं, घूमने फिरने की बात करते हैं, घर से दूर जाने की बात करते हैं, अचानक धन लाभ की भी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति कुंभ के लिए बहुत अच्छी तो नहीं है पर बुरी नहीं है, ये एक एवरेज है। खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, यही लेके दे के एक फायदा है कि जो खर्चा है वो नेगेटिव साइड नहीं है, उस खर्च को करके आपको हर्ष का अनुभव होने वाला है, तो आपको बहुत दुख नहीं होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जो हमारी आखिरी लग्न आ जाती है। अब यहां फिर से केंद्र अधिपति दोष बनेगा, लग्न का और दशम भाव का स्वामी है, इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रल इफेक्ट रखेगा। लेकिन 11वें घर में बैठता है। अब 11वें घर में जब ये गुरुदेव यहाँ बैठे हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो 11वां घर आमदनी का है, तो आमदनी को भी बहुत फायदा होगा, इनकम बढ़ेगी, नए से नए रास्ते मिलेंगे, संतान पक्ष की स्थितियां। अच्छा, ऐसे लोग जो इस उम्र में हैं जहां संतान पैदा होनी है, संतान के इच्छुक हैं, तो बड़ा सुंदर संतान का योग यहाँ पे बना हुआ है बृहस्पति की कृपा से। प्रयासों के लाभ मिलेंगे, भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, अपने प्रयासों को और उम्दा लेवल तक आप ले जाओगे, आपके एफर्ट्स सुधार में आएंगे, स्टेटस इंप्रूव होगा, सेहत इंप्रूव होगी, आपका व्यक्तित्व, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, वैवाहिक जिंदगी में भी इंप्रूवमेंट देखने में आएगा। तो लगभग कोई भी तरीके का नुकसान मीन लगन वालों को होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। 1-8% तो लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनके लिए धनदायक है, आनंददायक है, यश देने वाला है, स्वास्थ्य देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो ये मीन लगन के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि सभी लग्न वाले अगर कुछ उपाय करना चाहें तो क्या करें। बृहस्पति देव का उपाय, बृहस्पति देव के बीज मंत्र, केले के पेड़ की पूजा जो आप जानते हैं, इन सभी चीजों का उपाय किया जा सकता है।
वास्तविकताएं ये हैं कि अगर किसी भी उपाय को करने से हमें हमारे कर्मों से मुक्ति मिल सकती होती तो इस दुनिया में दुख होता ही नहीं। उपाय करने का लाभ ये है कि हमको ये एहसास बना रहे कि हमें गलतियां नहीं करनी, हर गलती की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, ये एग्जाम्पल्स भगवान हमारे सामने रखते रहते हैं। तो उपाय समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है, उपाय ईश्वर का नाम लेना है जिससे उस समस्या के दर्द को हम सह सकें। तो ये बहुत बात समझने की है। ये भी ऐसा वहम पाल लेना कि अगर हमने इन मंत्र जापों को कर लिया या ये दान हमने सब कर दिया तो हमारी सब समस्याएं खत्म, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, पाप करो और मंत्र जाप करते रहो। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि उपाय सपोर्ट करने के लिए हैं। जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे से आंखें देखने में सपोर्ट मिलती है आंखों को, आंखें ठीक नहीं होती, आंखें अभी भी उतनी ही खराब हैं। अगर मैं ये चश्मा उतार दूं तो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो ईश्वर का नाम लेना, उनके मंत्र जाप करना, उनके लिए दान देना, उनके लिए और जो भी हम उपाय सारे करते हैं, वो सभी चीजें हमें हमारे कष्टों को सहने योग्य बनाती हैं। ना कि यानी एसी लगाने से गर्मी को सहन करने की सामर्थ्य इंप्रूव होती है, ना कि गर्मी पड़नी बंद हो जाती। तो इस सत्य को जरूर स्वीकार करें। ईश्वर का नाम लेना और ईश्वर का नाम लेने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाना, दोनों में फर्क है। कर्म हमारे, दंड भी हमको ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।